So, hello everyone, and welcome back once again to the daily PMI analysis from the Hindu. In this session, guys, as usually, we are going to do the PMI analysis, that is the pre, mains, and interview analysis of all the important and all the relevant article from today's Hindu newspaper. और किसी भी आर्टिकल को पढ़ने के बाद सिर्फ न्यूज़पेपर में से आर्टिकल पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, उसके बाद आपको उसका पीएमआई एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना पीएमआई एनालिसिस के अगर आप एग्ज़ाम में गए और अगर आपने एक्सपेक्ट किया कि आपके पढ़े हुए आर्टिकल में से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, तो ऐसा दोस्तों नहीं होता है। ऑलराइट, आपको उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आपको किसी भी आर्टिकल का के बारे में पढ़ने के किसी भी आर्टिकल को पढ़ने के बाद उसका पोटेंशियल जानना पड़ेगा प्री मेंस और इंटरव्यू में। फिर आपको उसको सिलेबस से कनेक्ट करना पड़ेगा और फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। ऑलराइट, एंड ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें मैं आपके लिए इन सेशंस के थ्रू कर रहा हूँ। सो प्लीज वॉच दीज सेशंस केयरफुली, एंड दीज सेशन गाइज will definitely prove a boon for you guys in your UPSC CSE examination. All right, so let's begin with the very first article for today, which is the road to Ukraine peace runs through Delhi. Now this is very important article. इस आर्टिकल में ये बात की गई है कि ये जो रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें किस तरीके से जो मीडिएशन वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है इन रिजॉल्विंग दिस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, रशिया यूक्रेन के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको मीडिएशन से सॉल्व किया जा सकता है, और इसमें इंडिया का क्या रोल होगा। ठीक है, इंडिया किस तरीके से मीडिएशन कर सकता है, क्या इंडिया का कोई रोल होगा भी या नहीं होगा, और क्यों इंडिया की तरफ देखा जा रहा है, पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है कि इंडिया मीडिएशन का काम करेगी इन दिस ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रशिया एंड यूक्रेन। ऑलराइट, तो चलिए बात करते हैं इस आर्टिकल में क्या क्या चीजें मेंशन है। तो देखो, इस आर्टिकल में पहले मेंशन था कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, वो हम सब जानते हैं। ठीक है, उसके बाद रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड, वो सब भी हम जानते हैं। उसके बाद रशिया की इकोनॉमी में थोड़ा सा डाउनफॉल आया, वो भी हमने कई बार डिस्कस किया है। उसके बाद रशिया के अंदर इन्फ्लेशन जो है डबल डिजिट चल रहा है, वो भी हमने, ये सारी चीज़ें जो हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, सबसे शुरुआत में सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है दैट पीस टॉक्स बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन हैव फेल्ड। उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन, और जो इस आर्टिकल में बहुत सुंदर से बताया हुआ है, उसके पीछे रीजन ये है दैट द कंट्रीज आर फोकसिंग ऑन पोजीशंस रादर देन द इंटरेस्ट। जो कंट्रीज हैं वो पोजीशन पे फोकस कर रही हैं, इंटरेस्ट पे फोकस करने की बजाय। ना यहाँ पे पोजीशन और इंटरेस्ट का क्या मतलब है? देखो, पोजीशन का मतलब होता है कि जब जो दो पार्टीज हैं ए और बी, ठीक है, यहाँ पे रशिया और यूक्रेन है, तो इन दोनों पार्टीज का कि मतलब जब ये दोनों पार्टीज पोजीशन पे फोकस करती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये पार्टी सिर्फ इस पे फोकस कर रही है कि उनको क्या चाहिए। ठीक है, सो पोजीशन इज अ सरफेस स्टेटमेंट ऑफ व्हाट अ पार्टी वांट्स। फॉर एग्जांपल, रशिया की डिमांड ये है कि यूक्रेन जो है वो डोनेस और लुहांस को एक सेपरेट कंट्री, एक इंडिपेंडेंट स्टेट के फॉर्म में देखे। ठीक है, रशिया की ये डिमांड है, लेकिन उसका इंटरेस्ट क्या है उसके पीछे, मतलब कि रशिया ऐसा क्यों चाहता है, वाई इज रशिया फोकस ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ दीज सेपरेटिस्ट एरियाज, वो उसके पीछे रशिया का कोई भी फोकस नहीं है। सो दैट इज वाई ये जो पीस टॉक्स है ये अभी तक फेल होती आई हैं बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। और जनरली जब भी किसी भी दो पार्टीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि बस उनको चाहिए कुछ। अब क्यों चाहिए उसके पीछे उनको रीजन नहीं पता होता है। और यहाँ पे भी जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है उसमें ये वाले जो थ्योरी है ये काम कर रही है दैट बोथ द कंट्रीज आर एंड यूक्रेन से ज्यादा रशिया, ठीक है, रशिया इज फोकसिंग मोर ऑन पोजीशन देन ऑन इट्स इंटरेस्ट। ओके, नाउ ऐसे में अब जब ये कंट्रीज पोजीशंस के ऊपर फोकस कर रही हैं, इंटरेस्ट के ऊपर फोकस ना करके, तो ऐसे में मीडिएशन का क्या रोल हो सकता है? देखो, मीडिएशन जो होता है वो एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरह काम कर सकता है, और वो दोनों पार्टीज को ये बता सकता है, उनको ये हेल्प कर सकता है आइडेंटिफाई करने में कि उनके क्या हिडन इंटरेस्ट है, कि क्या अगर वो जिस बात के लिए कॉन्फ्लिक्ट में है, क्या उनको एक्चुअली में कॉन्फ्लिक्ट में रहना भी चाहिए या नहीं रहना चाहिए, या वो अननेसेसरी ड्यू टू इगोइस्टिक नेचर की वजह से वो अभी भी जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें पड़े हुए हैं। ठीक है, सो मीडिएशन इज अ फ्लेक्सिबल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टूल फैसिलिटेटेड बाय न्यूट्रल थर्ड पार्टी। हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। मीडिएशन में क्या होता है कि मान लेते हैं ए और बी दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो एक थर्ड पार्टी सी है, थर्ड पार्टी सी इन दोनों के बीच में क्या कराती है, मीडिएशन कराती है। और ये जो थर्ड पार्टी है ये अपने सजेशंस दे सकती है, और
न्यूट्रल रह के इसको काम करना होता है, यानी ये ए की तरफ से बात नहीं करेगा ना ही बी की तरफ से बात करेगा। इसको न्यूट्रल होकर दोनों को सजेशंस देने होते हैं कि यस दीज आर द वेज थ्रू विच द कंफ्लिक्ट बिटवीन ए एंड बी कैन बी रिजॉल्व्ड। ऑलराइट, डिपेंडिंग ऑन द चॉइस ऑफ पार्टीज इट कैन बी फैसिलिटेटिव और इवैल्यूएटिव एंड कैन बी कंडक्टेड इन जॉइंट सेशंस में भी हो सकता है या फिर प्राइवेट मीटिंग्स में भी हो सकता है। यानी कि ये जो सी है ये सी के साथ इंडिविजुअल, एक सी जो है ये ए के साथ और बी के साथ इंडिविजुअल प्राइवेट मीटिंग्स के थ्रू भी इन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवा सकता है, या फिर तीनों एक साथ बैठ के सिंगल टेबल पे बैठ जाएं और अपने जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उनको रिजॉल्व कर ले। ठीक है, मीडिएशन का बहुत बड़ा एग्जांपल अगर आपको याद हो तो सोवियत यूनियन ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मीडिएटर का काम किया था। ठीक है, ताशकंद फाइल्स, ताशकंद में जो हमारे बीच में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेजोल्यूशन साइन हुआ था उसमें मीडिएटर कौन था? सोवियत यूनियन था। तो मीडिएशन से काफी सारे इंटरनेशनल इश्यूज को रिजॉल्व किया गया है। इससे पहले यूएसए ने भी मीडिएशन किया था। ऑलराइट, एंड आर्टिकल 33 है यूनाइटेड नेशन चार्टर का, वो प्रोवाइड कराता है फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बाय वेरियस मींस लाइक मीडिएशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन एटसेट्रा। इसमें गुड ऑफिस भी एक एग्जाम्पल होता है। गुड ऑफिस का मतलब होता है कि एक कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनाइटेड नेशन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, ये एक्ट करती हैं एज अ थर्ड पार्टी गुड ऑफिस। फिर ये मीडिएट करती हैं बिटवीन द टू कंट्रीज या दो पार्टीज जो कि कॉन्फ्लिक्ट में है, उनके बीच का जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व कराने के लिए। ऑलराइट, नाउ व्हाई मीडिएशन? मीडिएशन की जरूरत क्या है? अब देखो होता क्या है कि जब दो पार्टीज कॉन्फ्लिक्ट में होती है ना तो उनके दिमाग बंद हो जाते हैं। ठीक है, आपने भी देखा होगा जब आप किसी के साथ लड़ाई कर रहे होते हो, जब आप किसी के साथ गुस्से में बात कर रहे होते हो तो आपका दिमाग काम नहीं करता है। तो सिमिलर इज द केस विद द पार्टीज इन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब क्या होता है कि इट इज वेरी लाइकली दैट आइदर और बोथ पार्टीज एक्ट विदाउट थिंकिंग इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो ऐसे में मीडिएशन जो है, जो न्यूट्रल थर्ड पार्टी है, कैन एक्ट एज अ गो बिटवीन टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन एंड हेल्प द पार्टीज आइडेंटिफाई देयर हिडन इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो मैं मान लो किसी के साथ कन्फ्लिक्ट में हूँ तो मेरा तो दिमाग बंद हो चुका है ना। अब मेरा दिमाग अगर बंद हो चुका है पर कोई थर्ड पार्टी आके अगर मुझे समझाए पूरे एविडेंस के साथ, पूरे प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ कि नहीं साहब आपका जो आप ये कर रहे हो ये ठीक नहीं है, इसके पीछे जो आपके हिडन इंटरेस्ट है वो एक्चुअली ये है ही नहीं, आपका हिडन इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट कुछ और होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए टुवर्ड्स रिजॉल्विंग दिस कॉन्फ्लिक्ट। ऑलराइट, एंड इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल हमने पहले भी पढ़ा, मैंने आपको बताया भी सोवियत यूनियन का एग्जांपल, और एक यूएस का भी एग्जांपल है जब जिमी कार्टर जो कि यूएस के एक्स प्रेसिडेंट है उन्होंने मीडिएशन करा था बिटवीन इजराइल एंड इजिप्ट। ठीक है, जिससे कि कैंप डेविड एकॉर्ड्स ऑफ 1978 निकल के आए थे। ऑलराइट, अभी ये कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया था। नाउ इज इट अ राइट चॉइस? सवाल ये है कि ठीक है हम रशिया यूक्रेन के केस में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं थ्रू मीडिएशन के थ्रू हम बात कर रहे हैं, पर क्या ये राइट चॉइस है इन दिस केस? क्यों? अब ये सवाल इसलिए है क्योंकि देखो अगर मीडिएशन के लिए दोनों पार्टीज चली जाती हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो भी अभी तक इंटरनेशनल लॉज के वायलेशन हुए हैं या जो भी सिविलियन किलिंग्स हुई हैं उनको आप लेजिटिमाइज कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि हमने सबने देखा है कि रशिया ने कितने सारे इंटरनेशनल लॉज को वायलेट किया है और कितने सारे सिविलियंस की जान गई है इन यूक्रेन। ठीक है, तो मीडिएशन का मतलब ये हो जाएगा कि आप इन दोनों चीजों को लेजिटिमाइज कर रहे हो। ठीक है, और दूसरी चीज, दूसरा रीजन जिसकी वजह से ये सवाल है हमारे सामने वो ये है कि इंटरनेशनल मीडिएशन तब हो सकता है जब जो दो पार्टीज कॉन्फ्लिक्ट में है उनके बीच में पावर पैरिटी हो, यानी दोनों के बीच में बैलेंस ऑफ पावर हो। लेकिन यहाँ पे रशिया यूक्रेन के केस में बैलेंस ऑफ पावर का तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, क्योंकि रशिया हम सब जानते हैं सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है उसके पास, और यूक्रेन छोटा मोटा देश है, उसके पास कोई इतनी स्ट्रांग मिलिट्री नहीं है, उतनी स्ट्रांग इकोनॉमी नहीं है, उतनी स्ट्रांग उसके पॉलिटिकल टाइप्स नहीं है जितने की रशिया के हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर नहीं है। इसलिए यह सवाल यहाँ पे सामने आया कि क्या रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के केस में मीडिएशन एक राइट चॉइस है? लेकिन फिर भी हम एक बात समझनी पड़ेगी हमें, यूक्रेन चाहे जितना भी कमजोर हो इस समय उसको वेस्टर्न वर्ल्ड का पूरा सपोर्ट है। वेस्टर्न वर्ल्ड ने सैंक्शंस लगा रखे हैं रशिया के ऊपर, जर्मनी ने नॉर्थ स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट को हॉल्ट कर दिया है, फिनलैंड और स्वीडन नेटो एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, यूएस ने जो अपनी पूरे तरीके से सपोर्ट कर दिया है यूक्रेन को। ऑलराइट, सो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड का पूरा सपोर्ट है यूक्रेन को, इसलिए रशिया के पास केवल एक ही रास्ता बचता है एंड दैट इज मीडिएशन टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट। और वैसे भी जब दो कंट्रीज वॉर में हैं तो उनको मीडिएशन के थ्रू ही रिजॉल्व कराया जा सकता है, उसमें भी तब जब इतने सारे पीस टॉक्स जो हैं वो फेल हो गए हैं। ऑलराइट,
एंड नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अस, डज इंडिया हैव अ रोल? क्या इंडिया का कोई रोल है इसमें? अब देखो, आप सबने देखा होगा, अभी हमने कुछ टाइम पहले, आई थिंक 2 या 3 क्लास पहले एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें हमने देखा था इंडिया की पोजीशन कितनी ज्यादा स्ट्रांग है इस समय विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट कैसे स्ट्रांग है, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है रीसेंट डिप्लोमेटिक विजिट्स टू इंडिया। भाई कितने सारे लोग इंडिया आ चुके हैं। अभी रशिया के फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, उससे पहले यूएस के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए थे, ब्रिटिश के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ चुके हैं, कितने सारे लोग हमारे इंडिया में आ चुके हैं। और सभी के मतलब यहाँ विजिट करने के पीछे जो हिडन एजेंडा था वो यही था कि या तो इंडिया रशिया के खिलाफ हो जाए, या रशिया के तरफ हो जाए, या फिर यूक्रेन की तरफ हो जाए, या यूक्रेन के खिलाफ हो जाए। इंडिया का जो पोजीशन है न्यूट्रल रहने का, ठीक है ना, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज ने इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करी कि भाई अपना आपका जो स्टैंड है वो चेंज होना चाहिए, आप किसी एक तरफ जाइए। बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इंडिया ने अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करते हुए अभी भी अपनी पोजीशन को न्यूट्रल बनाए रखा है। इंडिया किसी की तरफ नहीं है, इंडिया किसी की तरफ भी नहीं है और सबकी तरफ भी है, ठीक है। मतलब हमारी सिचुएशन ये है, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया का जो है एक बहुत बड़ा रोल है, इंडिया यहाँ पे मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता है क्योंकि वो किसी की तरफ नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, एक कंट्री ऐसी है जिसका जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में काफी बड़ा होल्ड है, काफी ज्यादा होल्ड है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो कंट्री ऐसी है जिसका स्टैंड न्यूट्रल रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट में। तो ऐसी कंट्री जो है वो बेस्ट सूटेबल कंट्री है फॉर बिकमिंग मीडिएटर इन दिस केस, ठीक है ना। सो दैट इज वाई इंडिया जो है, इंडिया का बहुत बड़ा रोल हो सकता है इन मीडिएशन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। ऑलराइट, नाउ प्लेइंग मीडिएटर जो है इन दिस डिस्प्यूट इंडिया के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को भी काफी बेनिफिट पहुंचाएगा, स्पेशली इन काउंटरिंग द चाइनीज थ्रेट। और ये भी तब जब देखो, अब इंडिया चाइना और रशिया के रिलेशन है, ठीक है, और इंडिया और रशिया के रिलेशन है, ठीक है ना। और चाइना का जो थ्रेट है वो इंडिया के ऊपर है, और अगर इंडिया यहाँ पे मीडिएटर बन जाता है तो इंडिया रशिया को ये कह सकेगा इन केस ऑफ चाइनीज थ्रेट कि भाई आप यहाँ पे कुछ करो, कुछ मदद करो, कुछ इंटरवीन करो, कुछ इंटरफेयर करो कि भाई चाइना को चुप कराओ, ठीक है ना। उसी तरीके से अब देखो, यूएस के लिए भी, जो यूएस होगी या वेस्टर्न कंट्रीज है या जापान है, इनके लिए भी इंडिया की जो पोजीशन है एज अ मीडिएटर वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। क्यों रोल प्ले करेगी? ये सभी भी चाहेंगे कि इंडिया जो है मीडिएटर का काम करे। क्यों? क्योंकि चाइना के जो रिलेशन है वो बेकार हो चुके हैं वेस्ट से, ठीक है। तो यूएस और जो उसके जितने भी एलीज है वो यही चाहेंगे कि इंडिया जो है वो उनकी तरफ रहे, ताकि वो चाइना को काउंटर कर सके इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है ना। सो यू कैन सी इंडिया का काफी मेजर रोल है, इंडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है इन मीडिएशन बिटवीन द रशिया एंड यूक्रेन। ऑलराइट, सो आई होप गाइज दिस आर्टिकल इज क्लियर एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और इसमें से एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपके मेंस में आ सकता है। प्री के लिए दिस आर्टिकल इज नॉट रेलेवेंट, क्योंकि प्री में आईआर से क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं होते हैं। मेंस और इंटरव्यू में हालांकि इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सो GS2 इंटरनेशनल रिलेशन में इसका स्कोप है। पहली बात तो ये हो गई। क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस: पीस टॉक्स बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन हैव फेल्ड ड्यू टू द रीजन दैट द कंट्रीज आर फोकसिंग ऑन पोजीशंस रादर देन इंटरेस्ट। यही स्टेटमेंट जो हमने पहली पढ़ी वही आपके क्वेश्चन में हो सकती है। एग्जामिन द स्कोप ऑफ मीडिएशन इन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन एंड व्हाट रोल कैन इंडिया प्ले इन मीडिएशन। इंडिया का क्या रोल हो सकता है उसके अंदर। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और ये बहुत ज्यादा चांसेस है इसके आने के। और देखो, जिस सीक्वेंस में हमारी ये स्लाइड्स हमने पढ़ी हैं शुरू से, उसी सीक्वेंस में अगर आप आंसर लिखते आओगे तो भाई साहब बहुत ही सुंदर नंबर आपको मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू, सो डू यू थिंक दैट ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन कैन बी रिजॉल्व बाय मीडिएशन? क्या आपको लगता है कि मीडिएशन से इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सकता है? तो यस, आपको बोल रहा है हाँ जी। देखो, क्योंकि रशिया के पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने उसके ऊपर सैंक्शन लगाए हुए हैं, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का सपोर्ट है यूक्रेन को, ठीक है। और भी कई सारे रीजन जो हमने डिस्कस किया आर्टिकल में वो आप बता सकते हो। एंड व्हाट इज इंडियाज रोल, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया। ऑलराइट, सो गाइस दिस इज अ पीएमआई एनालिसिस। तो पीएमआई एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना उसके कुछ फायदा नहीं होगा। आप पढ़ने के बाद आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है कि इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा, तो कोई फायदा नहीं है किसी भी आर्टिकल को पढ़ने का, ठीक है। नॉट ओनली फ्रॉम हिंदू, फ्रॉम एनी न्यूज पेपर। Moving ahead to the landmark India-Australia trade agreement that was recently signed between the two countries. So let's talk about this article. इसमें यही सारी चीजें mentioned है. Economic cooperation and trade agreement has been signed between the two countries and it is guided by a preamble and is divided into multiple sections. And Commerce Ministry ने बोला है कि भाई ये अभी तक का
पहला ट्रेड डील है जो कि इंडिया ने साइन किया है, जिसके अंदर कंपलसरी रिव्यू मैकेनिज्म है आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, यानी 15 साल के इम्प्लीमेंटेशन के बाद इसको रिव्यू किया जाएगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। अगर इसके अंदर जो भी लूप होल्स होंगे उसको खत्म किया जाएगा, और अगर अच्छा चल रहा होगा तो उसको और बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। ऑलराइट, तो इसके अंदर इस ट्रेड डील में क्या क्या, ट्रेड एग्रीमेंट में क्या क्या की पॉइंट्स हैं उसके हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, Australia will get the opportunity to export certain varieties of agriculture produce like potatoes, lentils, meat products with some caveats। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट कर सके। इंडिया विल ओपन अप टू अ वाइड रेंज ऑफ एल्कोहलिक एंड नॉन एल्कोहलिक ड्रिंक्स इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलियन बियर। ऑस्ट्रेलिया में एल्कोहलिक और नॉन एल्कोहलिक ड्रिंक्स की बहुत बड़ी मार्केट है, तो इंडिया जो है वो ओपन अप कर देगा अपनी इकोनॉमी को for alcoholic and non-alcoholic drinks from Australia. Australia will send machineries that are required for food processing, और इंडिया खुद भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है इन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, और इंडिया का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फोकस है टूवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा विद दिस एग्रीमेंट। Australia will provide preferential access to all the labor intensive sectors of export items from the country such as gems and jewelry, textiles, leather, etc. Australia will offer wide range commitments in around 135 subsectors and most favored nation in 120 subsectors। बेसिकली सर्विस सेक्टर की यहाँ पे बात हो रही है, तो सर्विस सेक्टर में भी ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा सपोर्ट प्रोवाइड कराने वाला है। इंडियन शेफ्स एंड योगा टीचर्स विल गेट स्पेसिफिक एंट्री कोटास इनटू ऑस्ट्रेलिया, ताकि हमारा जो योगा का कल्चर है वो ऑस्ट्रेलिया में फैले। तो ये कल्चरल टाइज भी है, कल्चरल टाई भी है एक तरीके से, और यहाँ के जो इंडिया के योगा टीचर्स हैं उनको भी इससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ऑलराइट, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैव एग्रीड टू इनेबल फास्ट ट्रैक अप्रूवल फॉर पेटेंटेड जेनरिक एंड बायोसिमिलर मेडिसिन, जिससे कि दोनों ही देशों में अगर कोई मेडिसिन रिलेटेड प्रॉब्लम है या मेडिकल रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व किया जा सकेगा। एंड बोथ साइड्स हैव एग्रीड टू ऑडिट ऑफ इम्पोर्ट्स दैट रिक्वायर सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी इंस्पेक्शन एज पर द लॉ ऑफ द लैंड। अगर कोई किसी भी लॉ के हिसाब से कोई सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी इंस्पेक्शन की जरूरत है तो दोनों साइड ने एग्री किया है कि हम इंपोर्ट्स का ऑडिट करेंगे। ठीक है ना, एंड लेट मी टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट, दैट इज द डिस्प्यूट सेटलमेंट। अगर कोई दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्रीमेंट, तो देयर इज अ प्रोविजन फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस अंडर आर्टिकल 13.5 ऑफ द एग्रीमेंट। नाउ आर्टिकल याद हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो देयर इज नो प्रॉब्लम। जस्ट रिमेंबर दैट देयर इज अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म अंडर दिस एग्रीमेंट। और दोनों कंट्रीज ने ये भी एग्री किया है कि अगर मान लो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन पे जाना पड़ेगा टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, तो भी हम चले जाएंगे, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज WTO के मेंबर्स हैं। तो अगर कोई भी ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट होता है तो दोनों कंट्रीज ने एग्री किया है कि ठीक है हम WTO में जाके उसको रिजॉल्व करा लेंगे। एंड both the countries may also use good offices and form panels with qualified members drawn from government and businesses to resolve the dispute। good offices का भी इस्तेमाल किया जाएगा to resolve the conflicts। alright, so basically this is the very important part of this agreement guys, इसको आपको याद रखना है। dispute settlement mechanism भी है इसके अंदर। alright, and now let's do the PMI analysis। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड एग्रीमेंट हमने पढ़ लिया, ये तीनों स्टेजेस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री मेंस इंटरव्यू। So consider the following statements with respect to India-Australia trade agreement and you have to identify the correct or incorrect statement। और जितने भी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हैं अभी तक इस एग्रीमेंट में, उसमें से कोई भी 3 या 4 स्टेटमेंट आपके प्री में हो सकते हैं और आपको करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से, कोई भी हिडन क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, और अगेन मेंस में इसका स्कोप है GS2 इंटरनेशनल रिलेशन में। सो रीसेंट नेगोशिएशंस बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया indicates that India now stands high on Australian radar, discussed in the light of recently signed ECTA। ठीक है, तो अगेन बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इंडिया जो है वो अब ऑस्ट्रेलियन रडार पे बहुत ऊपर आ रहा है, तो इसको आपको डिस्कस करना है इन द लाइट ऑफ रिसेंटली साइंड ECTA। तो जो इस क्वेश्चन में की वर्ड है दैट इज ECTA ओनली। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ECTA को ही डिस्कस करना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपको बताना है कि कैसे इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए अब एक फोकस कंट्री हो चुका है, कैसे ऑस्ट्रेलिया इंडिया की तरफ देख रहा है। इसमें आप क्वाड का एग्जांपल भी दे सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे अभी विजिट्स हुए थे ऑफ द ऑस्ट्रेलियन पीपल
इन द कंट्री, जिसका भी आप एग्जांपल आप अपने इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं, और उसके बाद यू कैन मूव अहेड टुवर्ड्स एक्सप्लेनिंग द ECTA। ऑलराइट, एंड नाउ इंटरव्यू में तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, एंड इफ यू वांट टू नो इन डिटेल अबाउट द इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप देन यू हैव टू कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन। आप कमेंट करके बताओ, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे, जितने सफिशिएंट नंबर ऑफ कमेंट्स अगर होंगे, तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप। ऑलराइट, एंड नाउ लेट्स मूव अहेड टू अनदर आर्टिकल विच इज अगेन बेस्ड ऑन आफ्सपा। देखो आफ्सपा हमने कल ही पढ़ा है, बट इस आर्टिकल में दो इंपॉर्टेंट चीजें थी आफ्सपा के बारे में जो कि कल रह गई थी डिस्कस करना, ठीक है, आई बेग यू पार्डन फॉर दैट। तो वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। दो ही चीजें हैं, बाकी चीजें हमने कल डिस्कस कर ली हैं। सो पहली चीज तो ये है, हाउ डिड द आफ्सपा कम अबाउट। बेसिकली दिस आर्टिकल, ये आर्टिकल में भी वही सारी चीजें मेंशन है जो कि अभी मणिपुर, असम और नागालैंड में से पार्शियली आफ्सपा को जो है वो रिपील कर दिया गया है, उसी के बारे में आर्टिकल है, ठीक है ना। तो हाउ डिड दिस आफ्सपा कम अबाउट। सो रिमेंबर द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट 15 अगस्त 1942 को उन्होंने एक एक्ट पास किया था, एक ऑर्डिनेंस पास किया था, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स ऑर्डिनेंस, ताकि जो हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट था उसको सप्रेस किया जा सके। क्विट इंडिया मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स ऑर्डिनेंस को पास किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 15 अगस्त 1942 को, ठीक है। एंड दिस ऑर्डिनेंस was the foundation for Armed Forces Assam and Manipur Special Powers Act of 1958, जो कि बाद में चल के क्या बना, Armed Forces Special Powers Act, ठीक है ना। तो पहले असम एंड मणिपुर ही था, क्योंकि बाकी स्टेट्स जो थे नॉर्थ ईस्टर्न के बने नहीं थे। उसके बाद 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बनने के बाद इसका नाम चेंज हो गया आफ्सपा, ठीक है ना। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है आफ्सपा के बारे में, हमने कल ही पढ़ी है। दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1958 बाय द देन होम मिनिस्टर GB पंत। इनिशियली इसका नाम ये था, बाद में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के बनने के बाद इसको आफ्सपा कहा जाने लगा। ऑलराइट, दिस एक्ट गिव्स अनरिस्ट्रिक्टेड पावर्स टू द आर्म्ड फोर्सेस एंड द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस टू किल एनीवन, किसी को भी मार सकते हैं इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ, टू अरेस्ट एनीवन विदाउट वारंट एंड टू सर्च एनी प्रेमाइसेस। एंड ये जो सर्च होगा ये होगा विद प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोसिक्यूशन एंड लीगल सूट्स। मतलब आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट आर्म फोर्सेस को प्रोटेक्शन मिली हुई है फ्रॉम प्रोसिक्यूशन एंड लीगल स्वीट्स, अगर वो आफ्सपा के अंडर कोई भी एक्ट करते हैं तो, ठीक है ना। और इसीलिए हमने कल के आर्टिकल में, कल के PMI एनालिसिस में डिस्कस किया था कि क्या क्या इश्यूज है विद रिस्पेक्ट टू आफ्सपा, ठीक है ना। एंड नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड इन योर एग्जाम, दैट एंड हाउ इज दिस आफ्सपा इम्पोज्ड, विच सेक्शन ऑफ आफ्सपा imposes the आफ्सपा in any disturbed area, ठीक है। तो सेक्शन 3 है आफ्सपा का, जो कि एम्पावर करता है गवर्नर ऑफ अ स्टेट को। अब ये इंपॉर्टेंट है, गवर्नर ऑफ अ स्टेट को एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी को टू डिक्लेयर एन एरिया डिस्टर्ब्ड एंड इश्यू एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन द गैजेट ऑफ इंडिया। ये कहाँ पे इशू होता है, गैजेट ऑफ इंडिया में इशू होता है, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वहां पे आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय कर देती है। तो यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि सेक्शन 3 जो है आफ्सपा का, उसमें किसको पावर मिली हुई है आफ्सपा लगाने की, डिक्लेयर करने की, अनडिस्टर्ब डिक्लेयर करने की, गवर्नर को, स्टेट का गवर्नर या फिर यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर। ऑलराइट, ये बात याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड नाउ द PMI एनालिसिस ऑफ दिस आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल भी हमने PMI एनालिसिस किया था, तो सेम ही PMI एनालिसिस है इसका। Consider the following statements with respect to AFSPA and you would have to identify the correct or incorrect statement in your examination. Alright, and the statement can be like this. Statement कैसा हो सकता है? Statement हो सकता है कि जैसे for example section 3 of this, yeah, you can say the president of India has the power. The president of India has the power to declare any area undisturbed. So this statement will be incorrect because power किसके पास है? गवर्नर के पास है, प्रेसिडेंट के पास तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा दिस एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर 1952, तो नहीं 52 में तो नहीं आया ये एक्ट, 58 में आया है। ऑलराइट, सो इस तरीके के 3 या 4 स्टेटमेंट आपके एग्जाम में हो सकते हैं। नाउ मेंस की बात करें तो GS2 एक्ट्स एंड पॉलिसीज में इसका काफी स्कोप है, एंड क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस, डिस्कस द इश्यूज इन्वॉल्व विद आफ्सपा, सजेस्ट सम मेजर्स। तो ये हमने कल ही डिस्कस किया है, तो अगर आपने कल का PMI नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखो, उसमें सारे इश्यूज हमने डिस्कस करे हैं और मेजर्स भी डिस्कस करे हैं कि क्या क्या भारत सरकार मेजर ले सकती है। An इंटरव्यू में डू यू थिंक दैट आफ्सपा शुड बी रिपील्ड, इफ यस व्हाई, इफ नो व्हाई नॉट। अब यहाँ पे आपको हमेशा जो गवर्नमेंट का टेक है या फिर जो सुप्रीम कोर्ट का टेक है, क्योंकि 1998 में केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने
इस आफ्सपा को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर सवाल किया गया था बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि भाई कोई दिक्कत नहीं है इस एक्ट में, क्योंकि अगर कोई भी एरिया डिस्टर्ब हो जाता है, कहीं पे भी इंटरनल रिबेलियन हो जाती है, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो वहां पे आर्म फोर्सेस लगाना जो है काफी ज्यादा जरूरी है टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। ऑलराइट, so this is the PMI analysis of this article, guys. I hope this is clear, and now let's move ahead to the another article which is about the criminal procedure bill, जो कि अब पास हो गया है। ये हमने कुछ टाइम पहले ही डिस्कस किया था जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था। नाउ द लोकसभा हैज पास दिस न्यू क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। नाउ इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। रिमेंबर, ये जो बिल है ये अलाउ करेगा, अगर जब ये एक्ट बन जाएगा तो इसके बाद क्या होगा, जो पुलिस और प्रिजन अथॉरिटीज है वो स्टोर कर पाएंगी और एनालाइज कर पाएंगी फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स ऑफ द कन्विक्टेड पीपल। ठीक है, और ये फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, रेटिना आ जाएगा, आइरिस स्कैन आ जाएगा, फुटप्रिंट्स आ जाएंगे, फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे। बेसिकली सर से लेके पैर तक जितनी भी आइडेंटिफिकेशन की चीजें हैं वो सारी रिकॉर्ड की जाएंगी, स्टोर की जाएंगी और उसको एनालाइज किया जाएगा। ठीक है, बाय द पुलिस एंड द प्रिजन अथॉरिटीज। और जो इसके अंदर रेपोजिटरी एजेंसी है वो होगी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, एनसीआरबी। ठीक है, रिकॉर्ड्स को 75 ईयर्स के लिए स्टोर किया जा सकेगा। ठीक है, और इस बिल ने रिपील कर दिया है, किसको रिपील करेगा अगर ये एक्ट बन गया, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920, जिसके अंदर केवल फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स लिए जाते थे ऑफ द कन्विक्टेड पीपल। बट नाउ और भी बायोलॉजिकल सैंपल्स जो हैं, जैसे आइरिस हो गया, रेटिना हो गया, ये सारी चीजें ली जाएंगी। ठीक है, अब देखो एक चीज और याद रखना, इसका जो है काफी ज्यादा अपोज हुआ था। क्यों अपोज हुआ है पार्लियामेंट में, क्योंकि इस बिल के अंदर एक बात ये भी है कि जो पर्सन जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डिटेन अगर किया है तो उनका भी बायोलॉजिकल और फिजिकल सैंपल्स लेने की बात ये वाला बिल करता है। ठीक है, तो ऑपोजिशन को ये लगता है कि भाई ये इस वाले प्रोविजन का मिसयूज किया जा सकता है, सो दैट इज वाई इसका अपोज किया गया। बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोकसभा में बीजेपी के पास मेजोरिटी है तो आराम से पास करा लेंगे। इवन राज्यसभा में भी आजकल तो वॉइस वोट से सब कुछ पास हो ही रहा है। ठीक है ना, तो ऑपोजिशन मेंबर्स ने एक्सप्रेस की है कंसर्न्स ओवर द इश्यू ऑफ डेटा प्रोटेक्शन, पॉसिबल मिसयूज ऑफ द प्रपोज्ड लॉ, वायलेशन ऑफ द सिटीजंस राइट टू प्राइवेसी एंड अदर फंडामेंटल राइट्स। जिसपे होम मिनिस्टर ने रिप्लाई किया है कि भाई देखो, यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन, डेटा रिलीज होने की या डेटा के मिसयूज होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन फुल प्रूफ मैकेनिज्म के थ्रू काम करेगा, ऐसे ही काम नहीं करेगा। तो कोई भी डेटा लीक या फिर मिसयूज नहीं हो सकेगा, और जो डेटा का एक्सेस होगा दैट वुड बी क्वेरी बेस्ड। ऐसे ही कोई भी जाके डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर किसी को कोई क्वेरी है विद रिस्पेक्ट टू एनी कन्विक्टेड पर्सन, ओनली देन द एक्सेस ऑफ द डेटा वुड बी प्रोवाइडेड टू दैट पर्सन। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट दिस आर्टिकल। एंड गाइस, इसका पीएमआई एनालिसिस जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें से मेंस में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, प्री में भी नहीं आएगा। इंटरव्यू में अगर कहीं से घूम फिर के आपने खुद ही जिक्र कर दिया इसके बारे में तो फिर क्वेश्चन बन सकता है, उसमें भी इतना डायरेक्टली आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ऑलराइट, बट यस, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट। एंड नाउ लेट्स मूव अहेड टू अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आईपीसीसी की रिपोर्ट आई है, पूरा आर्टिकल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। आर्टिकल में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी केवल वही आपको पढ़ना है, और वो है ये। इस रिपोर्ट के हिसाब से जितने भी कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं जिनके पास कैप्चर एंड स्टोर कार्बन की कैप्चर एंड स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, कार्बन कैप्चरिंग एंड स्टोरेजिंग अगर इसकी कैपेसिटी नहीं है, कोई भी कोल फायर पावर प्लांट है, तो उसको 2050 तक हमें बंद करना पड़ेगा, अगर ये दुनिया चाहती है कि वो ग्लोबल टेम्परेचर राइज को लिमिट कर सके 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो यही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस आर्टिकल में मेंशन की गई है। ठीक है ना, और ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। इसमें दोनों चीजें याद रखनी है। 2050 जितने भी कोल फायर्ड पावर प्लांट्स जिनके पास कार्बन कैप्चरिंग एंड स्टोरेजिंग की कैपेसिटी नहीं है, उनको 2050 तक सारे देशों को बंद करना पड़ेगा, अगर वो चाहते हैं कि ग्लोबल टेम्परेचर राइज 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रहे। ठीक है ना, और इंडिया के बारे में दो इंपॉर्टेंट बातें इसमें बताई गई हैं। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, इंडिया के पास 211 गीगावाट का ऑपरेशनल कोल फायर्ड पावर प्लांट्स है, जो कि ग्लोबल कैपेसिटी का रफली 10% है, और इंडिया की मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी नीड्स आज भी कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स पे ही बेस्ड है।
कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट से हमारी मोस्ट ऑफ द एनर्जी आज भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आज भी आती है। ठीक है, हम रिन्यूएबल एनर्जी की टुवर्ड्स काम कर रहे हैं, बट वो उसमें भी बहुत टाइम लगने वाला है। एंड एज पर global energy monitor data, another 31 gigawatt was being constructed and about 24 gigawatt in various pre-construction phases। और important बात जो ये है कि जितने भी एग्जिस्टिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कोल फायर पावर प्लांट्स हैं इंडिया में, उनमें से किसी के पास भी कार्बन कैप्चरिंग एंड स्टोरेजिंग की फैसिलिटी नहीं है। तो ये एक बहुत ही बड़ा मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर हमारे जो COP26 हुई थी वहां पे कह के आए हैं कि 2070 तक जो भारत है वो कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा 2030 तक हमें 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की भी टारगेट है हमारा। इसके अलावा बहुत सारे अदर टारगेट्स हैं इन द एरिया ऑफ बिकमिंग द कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी। तो अगर हमें वो अचीव करना है तो उसके लिए हमें ये सारे काम करने पड़ेंगे। जितने भी हमारे कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं उनको हमें उनके पास कार्बन और कार्बन कैप्चरिंग एंड स्टोरेजिंग की कैपेसिटी को देना पड़ेगा, अदरवाइज जो हमारा ये टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। एंड नाउ प्री में ये काफी इंपॉर्टेंट है। मेंस और इंटरव्यू में देखो, मेंस में आप इसका अगर मान लो कोई भी एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, या कोई भी एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, या कोई भी थर्मल पावर प्लांट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है एनवायरमेंट से कनेक्ट करके, ठीक है ना, तो उसमें आप इस स्टेटमेंट का बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। ये स्टेटमेंट आपके आंसर को बहुत ही कहते हैं ना कि एक एविडेंशियरी प्रूफ देगा, एक एविडेंशियरी स्टेटमेंट है ये बेसिकली। तो आपके मेंस के आंसर को ये बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव बनाएगा, जिससे कि आपके जो इम्पैक्ट है एग्जामिनर के ऊपर काफ़ी अच्छा बन सकता है। तो वाला स्टेटमेंट याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इंटरव्यू में भी अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड एनर्जी पूछा जाता है तो आप इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। बट प्री में ही इसका क्वेश्चन बन सकता है। बाय विच ईयर ऑल कोल फायर्ड पावर प्लांट्स विदाउट द टेक्नोलॉजी टू CCS need to be shut down if the global temperature rise has to be limited to 1.5 degree Celsius as per the IPCC report। ठीक है ना, as per the IPCC report। So the answer in that case would be what, 2050 तक हमें सारे ऐसे कोल फायर्ड पावर प्लांट्स को बंद करना पड़ेगा जिनके पास जो कार्बन कैप्चर और स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है। ऑलराइट, सो आई होप गाइस द PMI एनालिसिस ऑफ दिस आर्टिकल इज क्लियर। एंड नाउ द लास्ट आर्टिकल फॉर टुडे, इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। पुतिन शुड फेस वार क्राइम्स ट्रायल। बिडेन ने ऐसा बोला है कि जो बिडेन है, जो कि US के ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला है कि भाई जो रशिया ने इतनी ज्यादा हीनियस चीजें करी हैं इन यूक्रेन, इतने सारे सिविलियंस की जान गई है, तो ये पूरा का पूरा एक वॉर क्राइम है। तो जिसके लिए पुतिन को वॉर क्राइम्स ट्रायल को फेस करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत बड़ा वायलेशन है वॉर क्राइम का। ठीक है ना, वॉर क्राइम कन्वेंशन का, जेनेवा कन्वेंशन है जिसके अंदर वॉर क्राइम्स को प्रोहिबिट किया गया है जेनेवा कन्वेंशन में। तो ये उस जेनेवा कन्वेंशन का ये एक वायलेशन है, और इसलिए पुतिन को, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है, उनको वॉर क्राइम्स ट्रायल के थ्रू गुजरना चाहिए। तो इसमें और कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, so that's it for the session today guys। I hope all the articles and their PMI analysis are clear। तो अपने भाई बंधुओं, दोस्तों, यारों, घर वालों, सबको बता दो कि भाई PMI एनालिसिस चल रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सबसे बेस्ट हिंदू एनालिसिस है, बट यस, ये बहुत अच्छा है, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, इसके PMI एनालिसिस के थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलेगी और काफ़ी हेल्प मिलेगा आपके एग्जामिनेशन में, आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन में। एंड इफ यू वांट टू हैव एन ऑलराउंड प्रिपरेशन, यू कैन डाउनलोड द अनुज जिंदल ऐप from your Google Play Store, where you can get everything related to examination, exam updates, live video sessions, monthly GK, past year paper, etc. etc. All right. So thank you so much for today. I'll see you in the next session tomorrow. Goodbye, take care, and God bless.